Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 8, and you are learning chapter number 14, India after independence. Okay, dear student, last day we have discussed about the some situations, some condition which India faced after the independence, in which we have discussed about the partition of India and the refugee crisis and the integration of the princely states. Dear student, one more challenge were there to framing a new constitution for the independent इंडिया। ओके, यानी कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए जो है संविधान का निर्माण करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यानी कि चुनौती थी। तो इसका भी सामना भारत को करना पड़ा, यानी कि भारतीय सरकार को, न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट को करना पड़ा। सो लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 109 द राइटिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, ओके, मसौदा तैयार करने के लिए a constituent assembly was formed in December 1946। दिसंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। द टास्क दे फेस्ड वाज मॉन्यूमेंटल एंड ह्यूजली चैलेंजिंग। जो कार्य उन्होंने किया वह स्मारकीय और बेहद चुनौतीपूर्ण था। They had to create a constitution that would protect the right of the every citizen in the vastly diverse country that was India। ठीक है, उन्होंने जो कार्य किया वह स्मारकीय और बेहद चुनौतीपूर्ण था। उन्हें they had to create a constitution that would protect the right of every citizen in the vastly diverse का मतलब क्या है? एक विविधताओं से भरे देश में, ठीक है, विविधताओं से भरे विशाल देश के लिए, यानी कि अब एक चुनौती ये थी कि उन्हें एक ऐसा संविधान बनाना था जो भारत के विशाल विविधता वाले देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। ठीक, इसमें क्योंकि इसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, जाति, विचार, इस तरह के लोग थे भारत में। ठीक है, विविधताओं से भरा हुआ देश था। तो इस विविधता से भरे हुए देश के लिए संविधान का निर्माण करना एक चुनौती थी। ठीक है, ये करना था। द मेंबर ऑफ द असेंबली डिबेटेड फॉर ओवर 4 years ऑन इशू अलाइक। ठीक है, यानी कि इस विषय पर विधानसभा के सदस्यों ने इस तरह के मुद्दों पर 4 साल के लिए बहस की। वेदर टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, की जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करना है या नहीं। ठीक है, क्योंकि 1946 से ही आप लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण का काम शुरू हो गया था, और लास्ट चैप्टर में यू हैव लर्न। ओके, और जो है इस तरह से जो है लगभग 4 साल में जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने इस बात पर बहस की। विधानसभा के सदस्यों ने जो इस तरह के मुद्दे थे, किस तरह के मुद्दे थे कि सबके हितों का ख्याल किस तरह से रखा जाए, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा की, बहस की। उसके बाद जो है वेदर टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करना है कि नहीं, कि सर्व लोगों को जितने भी एडल्ट है, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है? द पीपल हु कम्स अंडर 18 प्लस कम्स अंडर द एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो वो वयस्क मताधिकार, वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के सदस्य होते हैं, उन्हें वयस्क कहा जाता है। तो उन्हें वोट डालने की जो परमिशन है, अनुमति है, वो देनी है या नहीं। ठीक है, इस पर विचार किया। हाउ टू इंश्योर अ ट्रूली इक्वल सोसाइटी, वास्तव में समान समाज को कैसे सुनिश्चित किया जाए। हाउ टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर ग्रुप्स हु हैड बीन, ओके, सुनिश्चित किया जाए
हाउ टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर ग्रुप्स हु हैड बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर ईयर्स। ठीक, उन समूहों को न्याय कैसे प्रदान किया जाए, ठीक है, जो बहुत समय से जिनके खिलाफ जो है क्या किया जा रहा है, भेदभाव अपनाया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है। व्हाट रोल रिलीजन शुड प्ले इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, है ना, भारत के संविधान के निर्माण में, ठीक है, उसमें जो है इसका धर्म का क्या रोल होगा, राइट, क्या अधिकार होगा कि धर्म धर्म यानी कि देश की सरकार में धर्म की क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। विच लैंग्वेज शुड बी चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज, हिंदी, मोस्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट वर अगेंस्ट द आइडिया, और इंग्लिश, ज्यादातर जो साउथ के देश के जो प्रांत थे, स्टेट, राज्य थे, वो इसके खिलाफ थे कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो इंग्लिश बनाया जाए या हिंदी बनाया जाए, ठीक है। ये इस पर जो है संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने लगभग 4 साल तक, और एक और मुद्दा था वेदर इंडिया शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और वेदर इट शुड बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट लूजली हेल्ड टुगेदर, ठीक है, यानी कि या तो इंडिया को, एक और था कि क्या भारत के पास एक मजबूत केंद्र होना चाहिए या फिर ये राज्यों का एक महासंघ होना चाहिए जो एक साथ आयोजित किया जाए, ठीक है, यानी कि जिसको इसमें मतलब एक सेंट्रल लेवल पर ही गवर्नमेंट को फॉर्म करना है या फिर राज्यों की अपनी अलग एक सरकार होगी, फिर पूरे राज्यों को संगठित करके फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि 2 स्तरीय सरकार, जैसे कि आज है, एक सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है और एक स्टेट लेवल पर वर्क करती है, तो इसे हम लोग कहते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रखा जाए या फिर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से ही पूरे देश को कंट्रोल किया जाए, ये विशेष जो है बातें थी, मुद्दे थे, जिन पर संविधान सभा के जो सदस्य थे, राइट, उन्होंने लगभग 4 मेंबर ऑफ द असेंबली डिबेटेड, यानी कि बहस की, ठीक है। फाइनली अंत में अंडर द एबल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो है 26 जनवरी 1950 को एक नया जो है संविधान जो है पब्लिश्ड हुआ। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया। इस दिन को रिपब्लिक डे के नाम से जाना जाता है। The Constitution of India declares India as a sovereign, secular, democratic republic, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान को एक सोवर्जिन यानी कि संप्रभु का मतलब होता है कि ये भारत एक ऐसा देश है जो अपने अधिकार, ठीक है, यानी कि अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम है, ठीक, इसे किसी भी बाह्य नियंत्रण या किसी दूसरी कंट्री से किसी प्रकार की सलाह लेने की जरूरत नहीं। तो ये संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इट इंश्योर्ड इक्वेलिटी, ये इंश्योर्ड इक्वेलिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी फॉर ऑल इंडियन सिटीजन बाय एबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिजर्विंग सीट इन legislator for the disadvantages section of the society। इसमें जो है अस्पृश्यता यानी कि जो इनइक्वालिटी है, इंश्योर्ड इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि ये जो भारत का संविधान है ये इस बात का जो है, इस बात को का जो है आश्वासन देता है कि इसमें जो है सब लोग इसकी नजरों में क्या है, बराबर हैं, सबके लिए समान न्याय, लिबर्टी यानी कि सबके लिए जो है स्वतंत्रता, ठीक है, सबके लिए स्वतंत्रता हो, राइट। इसके साथ ही साथ
फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स बाय एबोलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत की जो भावना है या ऊंच नीच की या किसी भी आधार पर जो भेदभाव है वो उससे परे ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज को बनाने के लिए हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। The adoption of universal adult franchise meant that all Indian above the age of 18 had the right to vote। और adoption यानी कि ये 18 साल से जितने भी उम्र से ज्यादा के लोग हैं वो जो है उनको वयस्क मताधिकार यानी कि सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन दैट द इंडियन अबव द एज ऑफ, ऐसे भारतीय लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें जो है वोट डालने का या मतदान का अधिकार था। ठीक है, राइट। तो ये जो है संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, राइट। तो ये जो है इस तरह की जो कुछ बहस लगभग 4 साल तक काफी बहस चली कई मुद्दों पर कि किस तरह से संविधान का निर्माण किया जाए, और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते थे। ठीक है, यानी कि संशोधन भी होते थे, संविधान में संशोधन होते रहते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक, तो भारत इस तरह से जो है भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। अब समस्या थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए, यानी कि जब सारे प्रिंसली स्टेट्स जितने 562 प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब मिला लिए गए। ठीक, अब नए तरीके से जो है राज्यों के बंटवारे की बात आ गई। तो इस समस्या का सामना कैसे किया गया? बिफोर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस लीडर हैड एश्योर्ड द वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया दैट ईच ऑफ देम वुड हैव देयर ओन स्टेट। ठीक है, कई भाषाई क्षेत्रों को, ठीक है, बिफोर स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभिन्न भाषाई समूहों को ये आश्वासन दिया था कि उनमें से प्रत्येक के अपने राज्य। बट आफ्टर द ब्लडशेड ऑफ पार्टीशन, लेकिन विभाजन के खून खराबे के बाद द लीडर वर रिलक्टेंट टू डिवाइड इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। ठीक है, बाद नेता, भारत के जो नेता थे वो भाषाई आधार पर, रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक थे, भारत को भाषा के आधार पर यानी कि भारतीय जो राज्य थे, स्टेट थे, उनको भाषा के आधार पर डिवाइड करने के बिल्कुल भी अनिच्छुक थे। बोथ जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर अपोज टू क्रिएटिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फॉर फियर ऑफ डिस्टर्बिंग द यूनिटी ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नेशन। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल दोनों जो है इसके खिलाफ थे टू क्रिएटिंग स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आधार पर जो है स्टेट का विभाजन किया जाए, इसके ये दोनों खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से डिस्टर्बिंग द यूनिटी यानी कि देश की एकता भंग होगी, एंड द न्यूली फॉर्म और जो है फियर ऑफ डिस्टर्बिंग द यूनिटी ऑफ न्यूली फॉर्म नेशन, जो नया नया राज्य अभी जो है राज्य है उसकी जो एकता जो है बाधित होगी या उसमें जो है खलल पड़ेगा या वो भंग हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने का विरोध किया, जो नवगठित राष्ट्र की एकता को बाधित करने के जो ये समझते थे कि इससे नवगठित जो देश है उसकी एकता बाधित होगी। However, several districts of South Indian began to strongly press for state according to the language spoken there। लेकिन हालांकि दक्षिण भारत के कई जिलों ने वहां बोले जाने वाली
भाषा के अनुसार जो है राज्यों का गठन करने का दबाव जो है सरकार पर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या था, दबाव बनने लगा कि जो है उनके स्टेट को भाषा के आधार पर जो है उनके स्टेट को नाम दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अब बहुत बड़ी समस्या थी कि अब क्या किया जाए, ये भी एक स्थिति थी। फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव and a state recognition commission was set up in the 1956 to form state on the basis of languages। अंत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, की स्थापना की गई, राइट, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। किसके आधार पर, राइट, किसके गठन की गई, आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ओके, आयोग की सिफारिशों के आधार पर। द बॉम्बे प्रोविंशियल वाज डिवाइडेड इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र फॉर गुजराती एंड मराठी स्पीकर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द बॉम्बे प्रोविंसेस, जो बम्बई प्रांत को क्रमशः गुजराती और मराठी भाषियों के लिए गुजरात और महाराष्ट्र दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब को पंजाब और हरियाणा में विभाजित कर दिया गया। द बंगाल प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और बंगाल को जो है पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में विभाजित कर दिया गया। एंड द मद्रास प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, और मद्रास को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विभाजित किया गया था। विद द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट 22 रीजनल लैंग्वेजेस गेन्ड ऑफिशियल स्टेटस, राइट। इन राज्यों के गठन के साथ ही 22 क्षेत्रीय भाषाओं ने आधिकारिक रूप से दर्जा प्राप्त किया, यानी कि 22 मुख्य बोलियों के आधार, भाषाओं के आधार पर इन राज्यों को बांटा गया। इस तरह से जो है ये राज्यों का बंटवारा किसके आधार पर हुआ, भाषा के आधार पर हुआ, राइट। द चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दूसरी एक चैलेंज था, जो चुनौती थी, वो ये थी स्वतंत्र भारत के सामने न्यूली, कि किस तरह से जो है हम अपने देश के इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, यानी कि जो आर्थिक जो है विकास हम अपने देश का किस तरह से करें। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त की पूर्व संध्या पर, ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज इकोनॉमी वाज प्लग्ड बाय पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। ठीक, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक अस्थिरता से क्या थी, त्रस्त थी। यानी कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्त के एक दिन पहले की बात करें, उस दिन तक जो भारत की जो स्थिति थी, वो आर्थिक स्थिति, वो भारत की अर्थव्यवस्था गरीबी, बेरोजगारी, औद्योगिक जो अनस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, जो औद्योगिक अस्थिरता से त्रस्त थी। Thus, one of the main concern of the post-independence government was to revive the country's economy and initiate it on the path of industrial development, right? तो अब सबसे इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद सरकार की मुख्य जो चिंताओं में से जो एक था, चिंताओं में एक थी, वो ये थी कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से जो है रिकंस्ट्रक्ट, यानी कि पुनः जो है क्या करना, पुनर्जीवित करना, और इसे औद्योगिक जो देश है, इसे औद्योगिक विकास के पथ पर आगे ले जाना। ये जो है सबसे बड़ा जो है काम था
स्वतंत्रता के बाद सरकार का। विद दिस गोल इन माइंड, इस गोल यानी कि इस उद्देश्य को दिमाग में रखकर जवाहरलाल नेहरू सेट अप द प्लानिंग कमीशन इन 1950। जवाहरलाल नेहरू ने एक योजना आयोग की स्थापना की जो that would plan an approach for promoting the most effective and balanced utilization of the country's resource, जो देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा, एक योजना बनाएगा। ठीक है, यानी कि देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनका किस तरह से जो है अच्छे से जो है यूटिलाइजेशन किया जाए, प्रयोग किया जा सके, और जो जिससे जो है प्रयोग हो, उसके लिए वो क्या करेगा, आइडिया या विचार, दृष्टिकोण या उसके लिए योजना बनाएगा। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड द 5-year प्लान्स। प्लानिंग कमीशन है ना, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ने द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड द 5-year प्लान टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इरिगेशन एमंग अदर। ठीक है, द प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेटेड द 5-year प्लान्स। प्लानिंग कमीशन ने यानी कि योजना आयोग ने जो है अब क्या किया, योजना आयोग ने उद्योग, कृषि और कौन कौन से क्षेत्र, उद्योग, कृषि, ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इरिगेशन सिंचाई, और ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि और भी ऐसे ही कई क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। जो आज भी जो है हम लोग 5 साल के लिए गवर्नमेंट चूज होती है, वो इसी के आधार पर पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 वर्ष के टुकड़ों में करके देश का डेवलपमेंट करने के लिए योजनाएं योजना आयोग ने बनाई। ठीक, इंडिया तो इस तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने और जो है देश का विकास करने के लिए एक योजना धीरे धीरे 1950 से जैसे ही योजना आयोग का गठन हुआ वो काम करने लगी, और तब से लेकर आप देखिए कि वहां तब स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या स्थिति थी और जहां आज हम खड़े हैं वहां भारत की क्या स्थिति है, तो कितना डेवलपमेंट हो चुका है आप खुद महसूस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट चैलेंजेस जो था उसके बारे में देखते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारत की विदेश नीति, ये क्या होती है, इसमें भारत विदेश नीति में हमारे विदेशी दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध होंगे, ठीक है, हम किस तरह से व्यापार करेंगे, व्यापारिक नीतियां क्या होंगी, ठीक है, दूसरे की मदद करेंगे तो किस बेस पर करेंगे, ठीक, उनके साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, इन सब इस पर ये भी एक विदेश नीति तैयार करना ये भी एक जो है चुनौतीपूर्ण काम था। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज शेप्ड बाय इंटरनेशनल डेवलपमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत की जो विदेश नीति थी वो जो है उसे जो है एक विशेष आकार दिया गया, यानी कि भारत की विदेश नीति को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय विकास द्वारा आकार दिया गया, जिसमें पंचशील का नाम आता है। पंचशील क्यों इसे नाम रखा गया, विदेश नीति तैयार करने में 5 सिद्धांतों को अपनाया गया, इसीलिए इसे पंचशील प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पंचशील क्या था, जवाहरलाल नेहरू हु इज रिगार्डेड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू जिनको जो है भारत की जो विदेश नीति का मुख्य जो है निर्माता माना जाता है, ठीक है, यानी कि वास्तुकार जिसे कहते हैं माना जाता है,
फॉर्मुलेटेड द पंचशील मीनिंग 5 प्रिंसिपल, है ना। उन्होंने पंचशील जिसका अर्थ है 5 सिद्धांत एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिन्हें जो है विदेश नीति की कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला, ठीक है, कहा जाता है ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेश नीति की आधारशिला कहा जाता है। ऐसे जो है 5 सिद्धांतों का उन्होंने उल्लेख किया, ठीक। और द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वाज डिस्कस्ड एट द बदांग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया इन 1955। और ये पंचशील के जो सिद्धांत थे, इसका जो है इसकी चर्चा जो है बदांग इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया में आयोजित बोडोंग सम्मेलन में इसकी चर्चा की गई थी। He first signed the पंचशील एग्रीमेंट विद चाइना इन 1954। उन्होंने पहली बार पंचशील पर हस्ताक्षर किए थे चाइना के साथ 1954 में, ठीक है। यानी कि 5 सिद्धांत थे भारत के, जिसके आधार पर कोई भी देश जो है उनके साथ मित्रता का तो इस 5 सिद्धांतों को मान करके सबसे पहले चाइना ने 1954 में भारत के साथ जो है मैं इस समझौते को, ये पंचशील प्रिंसिपल को अपनाया था। द 5 प्रिंसिपल ऑफ द एग्रीमेंट वर, और ये जो 5 सिद्धांत थे इस जो है समझौते के, वो निम्नलिखित थे। कौन कौन से? रिस्पेक्ट ईच अदर ट्रेडिशनल इंटीग्रिटी एंड सोवर्चिनिटी, यानी कि हम जो भी देश है जो इस एग्रीमेंट को साइन करेगा, जैसे भारत के साथ चाइना ने साइन किया था, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करें या हम उनके, तो ऐसा नहीं है, ठीक। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ओके। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ओके, यानी कि हम क्या करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है हम लोग शांति पूर्वक जो है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब है हम लोग शांति पूर्वक जो है हम शांति पूर्वक जो है सह अस्तित्व, यानी कि ये शांति पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से उग्र होके या रोज लड़ाई के लिए दूसरे देश के साथ खड़े रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंश्योरिंग मैक्सिमम हार्मोनियस एंड कॉर्डियल रिलेशंस एंड, ओके, हम लोग जो है अधिकतम सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, और आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग की भावना जो है अपनाएंगे, ठीक है, जिसमें दोनों देशों का क्या हित, ठीक। तो द पॉलिसी ये थे डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी ये पंचशील प्रिंसिपल्स थे, ओके, जो जिसके आधार पर भारत की विदेश नीति तैयार की गई। डियर स्टूडेंट, thank you for today. Tomorrow I will discuss rest of the chapter, and also I will ask you the exercise. So please, today's your homework is you will read the chapter and try to find out the exercise. Okay? Till then, we will meet once again tomorrow. Till then, take care. Have a nice day. Bye. Take care.